Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 80 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of today's session, that is, what are the species called whose number of individuals is greatly reduced recently and is decreasing continuously? हम उन स्पीशीज को क्या कहते हैं जिनके इंडिविजुअल का नंबर अभी रिसेंटली अभी बहुत कम हुआ है एंड वो हो भी रहा है एंड इट इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. देखो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. इट कैन बी whose number of individual is greatly reduced to a level of greatly reduced to a very less number. ठीक है, greatly reduced to. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है greatly reduced recently and it is continuously decreasing, that is different. ठीक है, वो अलग टर्म है. बट अगर है कि greatly reduced to a certain level, ठीक है, सो अगर ग्रेटली रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन लेवल है उसका आंसर विल बी डिफरेंट. सो लेट्स डिस्कस द टर्म्स व्हिच आर गिवन हियर. एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट. एंडेंजर्ड मींस द स्पीशीज व्हिच आर ऑन वर्ज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड. फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद हमारे पास आता है एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्ट मींस डिसअपेरेंस फ्रॉम अर्थ. ठीक है, सो एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या रेयर है. देखो हमारे पास एक वी हैव अ टर्म दैट इज थ्रेटन्ड. सो थ्रेटन्ड स्पीशीज क्या हैं? आर द स्पीशीज विच आर अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन. उनकी फिर फर्दर कैटेगरीज है कि वो किस लेवल तक, किस लेवल उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, वो किस लेवल तक ह्यूमन से थ्रेट में है. देन दे आर पुट अंडर द कैटेगरीज ऑफ एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एक्सेट्रा. ठीक है, सो अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें, सो दैट मीन्स कंप्लीट डिसअपेरेंस फ्रॉम अर्थ. एक्सटिंक्शन के बाद उससे पहले, इमीडिएट पहले इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने वाले हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड से पहले इज एंडेंजर्ड, ऑन वर्ज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एंडेंजर्ड से भी पहले है वल्नरेबल. ठीक है, सो इसमें से अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो एंडेंजर्ड से पहले वल्नरेबल है. मतलब एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में सबसे ज्यादा जो डेंजरस है दैट इज कौन सा है? एंडेंजर्ड. तो मतलब वो क्रिटिकल लेवल तक रिड्यूस हो चुका है. अगर क्वेश्चन हमारे पास होता कि इंडिविजुअल्स का जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल तक रिड्यूस हो चुका है, सो आंसर वुड बी एंडेंजर्ड. बट यहाँ पे है कि इंडिविजुअल्स का जो नंबर है दैट इज रिड्यूसिंग, इट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड स्टिल इट इज डिक्रीजिंग, सो आंसर इज वल्नरेबल. सो व्हाट आर दीज अदर टर्म्स? रेयर एंड इनडिटर्मिनेट. रेयर आर द अनकॉमन स्पीशीज. वो स्पीशीज they can be endangered, they can be critically endangered या they can be vulnerable, but अभी वो uncommon है. uncommon मतलब वो कम areas पे मिलती हैं. so those are the rare species. indeterminate आपकी threatened species तो हैं, बट उनका हमारे पास इतना नॉलेज उसके बारे में नहीं है. वी डू नॉट हैव एनफ नॉलेज कि हम उनको किसी कैटेगरी में पुट कर सके, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल. ठीक है, सो इनडिटर्मिनेट जिनके बारे में हमारे पास कम नॉलेज है, बट येस दोज स्पीशीज आर अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन. तो जो स्पीशीज का नंबर रिड्यूस हो चुका है रिसेंटली और वो हो भी रहा है, सो दोज आर द वल्नरेबल स्पीशीज. सो आंसर इज सी. सो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस की बात करी है. अगर है कि ग्रेटली रिड्यूस टू अ क्रिटिकल लेवल, सो आंसर वुड बी एंडेंजर्ड. बट अगर ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है एंड इट इज स्टिल डिक्रीजिंग, सो आंसर इज वल्नरेबल. ठीक है, देन व्हाट आर द स्पीशीज कॉल्ड whose members are few. उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जिनके मेंबर्स फ्यू हैं, कम हैं, एंड दे लिव इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया. वो थोड़े जियोग्राफिकल एरिया पे मिलते हैं. मतलब वही बात है अभी हमने डिस्कस करा, देयर आर सर्टन स्पीशीज जिनको हम रेयर बोलते हैं क्योंकि वो अनकॉमन है, वो कम है, अनकॉमन है, वो कम प्लेसेस पे हमें मिलती हैं. सो दो स्पीशीज आर नोन एज रेयर स्पीशीज. ठीक है, नाउ यू डू नो, आपको अभी पता है कि एंडेंजर्ड क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट क्या होते हैं, वल्नरेबल क्या होते हैं. सो तीनों की डेफिनेशन में
जो आपकी ये स्टेटमेंट है वो फिट नहीं होती, बट हमने रेयर भी डिस्कस करा कि रेयर का मतलब है अनकॉमन स्पीशीज जो कम प्लेसेस पे मिलते हैं। तो जो फ्यू इन नंबर हैं या जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, सो दोज आर द रेयर स्पीशीज। They can be birds, they can be animals or any other organisms. ठीक है? Then what are the species called whose members are in danger of extinction? मतलब वो खत्म होने वाले हैं, extinction में तो है, खत्म नहीं, हाँ मतलब वो खत्म तो होने वाले हैं, ठीक है, वो threatened भी हैं, खत्म भी होने वाले हैं, but the reason is unknown. मतलब हमें exactly नहीं पता कि वो क्यों डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में है, हमें उनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होती उनके नंबर के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, तो हम शायद उनको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में IUCN हमारा पुट करता। ठीक है, देखो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इट वाज फाउंडेड इन 1947, बट इसने 1964 में एक रेड लिस्ट दी थी जिसमें था लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, एंड IUCN इज अपडेटिंग दिस लिस्ट एवरी ईयर। और IUCN ही है जो कि रेड लिस्ट इज बेसिकली लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। सो IUCN ही है, मतलब दिस इज द, ये एक विद टाइम ये एक ट्रस्ट जो आप कह सकते हो कि एक ट्रस्ट वर्दी एक रिपोर्ट बन चुकी है, एक लिस्ट बन चुकी है, जिस अगर आपको देखना है कि कौन सा एनिमल या कौन सी स्पीशी ऑफ बर्ड या कौन सा अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है कि वो अभी थ्रेटन्ड है या वो एंडेंजर्ड है या वो क्या है, तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस जानने के लिए यू गो फॉर द IUCN रेड लिस्ट ओनली। ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट वर्दी आपके पास एक रिपोर्ट बन चुकी है, लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, सो IUCN ने मतलब उसको ये पता है कि ये थ्रेटन्ड है, इनको ह्यूमन से खतरा है, लेकिन उसका रीजन क्या है, अगर रीजन पता होता तो शायद उनके बारे में अगर ज्यादा नॉलेज होती तो शायद IUCN उसको किसी कैटेगरी में पुट करता, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो दो स्पीशीज आर नोन एज इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। So indeterminate species are the species whose members are in danger of extinction. ठीक है, वो डेंजर में है लेकिन हमें उसका रीजन नहीं पता, हमारे पास उन स्पीशीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। सो दो स्पीशीज आर indeterminate. Answer is D. Next is which utilitarian states that human derive countless direct economic benefit from nature. देखो हमारे पास दो हम यूटिलिटेरियन पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रॉडली एंड नैरोली। ठीक है, सो ब्रॉडली का मतलब है कि ब्रॉडली इज लाइक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत बेनिफिट है, बायोडाइवर्सिटी इज लार्ज, और बायोडाइवर्सिटी जो है उसके इतने बेनिफिट हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आर इकोसिस्टम। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है ये आर्ग्यू करती है कि वी हैव टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे, क्यों करेंगे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व? बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम, इट बैलेंसेज आवर इकोसिस्टम। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे रोल्स हैं इकोसिस्टम में, बेनिफिट हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारे क्लाइमेट चेंज को मेंटेन रखती है, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देती, नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है, या मतलब फ्यूल्स हमें मिल रहे हैं, तो सब कुछ। सो बायोडाइवर्सिटी हम लोग लाइफ हम अर्थ पे अगर हम कहते हैं कि एनवायरमेंट सस्टेन है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए है कि इट इज बायोडाइवर्सिटी को वी हैव टू कंजर्व, क्योंकि उसका नेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम नैरोली यूटिलिटेरियन की बात करें, वो ये कहती है कि ह्यूमन जो है नेचर से काउंटलेस बेनिफिट लेता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट लेता है नेचर से। ठीक है, सो वो दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन जो आपको डेफिनेशन दी है कि ये स्टेट करती है कि ह्यूमन derive direct countless benefit, economic benefit from nature. For example, economic benefit हम कैसे, जैसे हम wood fuel ले रहे हैं, ठीक है, या हम प्लांट से डायरेक्टली मेडिसिन बना रहे हैं, सो इकोनॉमिकली जो जिनकी वैल्यू है हम वो बेनिफिट ले रहे हैं फ्रॉम नेचर, सो दैट इज द नैरोली यूटिलिटेरियन। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, दैट इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। Why we have to conserve the biodiversity? Because biodiversity plays an important role in ecosystem. Clear? So answer of this question is C, that is narrowly utilitarian. So last question is, how many species of plants
contribute to the traditional medicines used by native people around the world. So कितने species हैं plants की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज करी जाती हैं बाय द लोकल पीपल पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में. देखो यू कैन नॉट से द नंबर एग्जैक्ट, ठीक है, बट ऑप्शंस देखते हैं हम लोग 2500, 2000, 5000 या 25000. इट इज मोर देन 25000, ठीक है. इट कैन बी अराउंड 30,000 ऑल्सो, ठीक है. सो आंसर इज 25,000 बिकॉज देयर आर मेनी प्लांट स्पीशीज जिनको अगर हम हमारी बात करें, लाइक वी डू यूज टर्मरिक, वी डू यूज जिंजर, garlic या tulsi. So these are some of the examples of traditional, some of the examples of the plants जिनको we do use as traditional medicine, ठीक है. So turmeric आपके अगर suppose you have some kind of infection, people do use turmeric. Even for fever, people do use tulsi. So these are certain kind of plants. These plants are very common that people use as traditional medicine, but there are more than 25,000 species of plants all around the world people are using as traditional medicines. Okay, so this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes. We are helping you for your exam. We are also helping you in completing and submitting your assignments. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you for your career development, for scaling your personal and social development also. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.